नमस्कार, स्वागत है आपका पांच का पंच में। मैं हूं सनी गंगासागर आपके साथ में। घड़ी में शाम के 5 बजने वाले, ऐसे में दिन भर की तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें लेकर एक बार फिर हम आपके सामने हाजिर हैं। बारी बारी से आपको बताते हैं कौन सी वो 5 बड़ी खबरें हैं जिन पर हम आगे डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे ईरान अमेरिका के बीच चल रहे तनाव की खबर पर, जहां पर एक बार फिर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर स्थितियां जस की तस होती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि ईरान ने जरूर ये कहा था कि हमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खोल दिया है, लेकिन अब लगातार पल पल में वहां पर बदलाव जो हो रहे हैं, उसके बाद फिर से एक बार स्थितियां तनावपूर्ण हो गई है। क्या ये पूरा मामला है, कहां पर मामला फंसा है, डिटेल में आपको समझाएंगे। दूसरी खबर होगी महिला आरक्षण बिल को लेकर, जो कि कल सदन के अंदर पारित नहीं हो पाया, लेकिन इसी बीच पीएम मोदी आज राष्ट्र को संबोधित करने वाले हैं रात 8:30 बजे। संभवतः वो महिला आरक्षण बिल को लेकर ही बात करेंगे। इस विषय पर भी हम आपको डिटेल में जानकारी देंगे। तीसरी खबर भोपाल से है, जहां पर टीईटी के खिलाफ शिक्षकों ने हल्ला बोल दिया है। लगातार जो उनकी नाराजगी लंबे समय से चली आ रही थी, अब वो आक्रोश के तौर पर सड़कों पर उतरे हैं और सड़कों पर उतरकर अपनी नाराजगी जाहिर की है। चौथी खबर भी शिक्षकों से जुड़ी है, लेकिन ये शिक्षक छत्तीसगढ़ के हैं। ये क्यों परेशान है? ये इसलिए परेशान है क्योंकि जो सेंसस है वो होने जा रहा है और कड़ी तपती धूप में उनको सेंसस करना, और इसी बात को लेकर वो आपत्ति जता रहे हैं। किस तरह की उनकी मुश्किलें हैं, क्या उनकी समस्या है, इस पर भी बात होगी। पांचवी और आखिरी खबर 5 का पंच की होगी बिलासपुर रेलवे जोन की, जहां से पश्चिम बंगाल के लिए यात्रियों के लिए विशेष कोशिश की जा रही है। 16 स्पेशल ट्रेनें चलाने को लेकर बात कही जा रही है। तो इन बारी बारी से पांचों खबरों पर डिटेल में बात करेंगे। लेकिन शुरुआत करेंगे सबसे पहले मिडिल ईस्ट की जो खबर है। मिडिल ईस्ट का जो युद्ध चल रहा था ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच, इस बीच खबर अब तक की यह आ रही थी कि अरागची ने बयान दिया है, जो कि वहां के मंत्री हैं। उन्होंने कहा है कि भाई हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज सबके लिए खोल रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, सभी देशों के लिए इसको हम खोल देंगे। लेकिन फिर से एक बड़ा बदलाव यहां पर हो चुका है। बदलाव क्या हुआ है? क्योंकि अमेरिका ने इन बंदरगाहों पर अपनी नौसेना के जहाज तैनात किए हैं। तो अब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ये कह रहे हैं कि हम यहां से अपने जहाज हटाएंगे नहीं। अब इस पर प्रतिक्रिया दी है ईरान ने। ईरान ने कहा है कि देखिए, अगर वहां से वो जहाज नहीं हटाते हैं तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे, हम भी अपनी तरफ से आगे जो करना है उस पर निर्णय लेंगे। यानी कि फिर से संभवतः स्थितियां ये बनेगी कि जो जहाज यहां से गुजरने वाले थे उनको फिर से रोका जाएगा। एक बात इसमें और जो बड़ा अपडेट है वो ये भी समझने वाला है कि अमेरिका कह रहा है कि जो भी वहां पर एनरिच्ड यूरेनियम के भंडार थे उसको ईरान देने के लिए तैयार हो चुका है। 400 किलो का वहां पे एनरिच्ड यूरेनियम का भंडार है, इसको देने के लिए ईरान तैयार हो गया, ये कह रहा है अमेरिका। हालांकि इस पर सहमति अब तक ईरान ने नहीं जताई है। अगले 5 सालों के लिए किसी भी तरीके से वो परमाणु संयंत्रों को लेकर काम नहीं करेगा, इसको लेकर अमेरिका कहता है कि ईरान मान चुका है, जबकि ईरान इस पर सहमति नहीं दिखा रहा है। ट्रंप ये भी कह रहे हैं कि आने वाले सप्ताह में जो वीकेंड का दिन होगा, उस दिन शनिवार या रविवार के दिन वो जाकर बातचीत करेंगे फिर से एक बार। इजराइल लेबनान के बीच में भी समझौते को लेकर जरूर यहां पर एक बात स्पष्ट हो पा रही है कि ईरान ने भी इसको कह दिया है कि हमारे बीच जिस बात को लेकर पेच फंसा था, उसमें एक बड़ी बात यही थी कि जिस तरह से इजराइल और लेबनान के बीच जो युद्ध चल रहा था उस पर विराम लगाया, और इसी बात पर जब बात आगे बढ़ी तब जाकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खोलने के लिए ईरान ने ऐलान किया था। लेकिन जिस तरह का ट्रंप का बयान आया, उसके बाद फिर से स्थितियां जस की तस होती हुई नजर आ रही है। इन सब के बीच एक जो बड़ा बदलाव हुआ है वो भी आपको बता देते हैं। बड़ा बदलाव क्या हुआ है? 7 साल के बाद भारत फिर से एक बार ईरान से तेल ले रहा है। ईरान से तेल भारत ले रहा है, लेकिन इस बार तेल कैसे ले रहा है? इस बार तेल थोड़ा अलग तरीके से ले रहा है। कैसे अलग ले रहा है वो भी आपको समझा देते हैं। इस बार भारत रुपए में नहीं बल्कि जो युआन है उसमें ले रहा है तेल, वो भी चीन के जरिए। अब चीन देखिए, चीन और भारत के बीच टसल चल रही है, इधर ईरान और अमेरिका के बीच, और अमेरिका और चीन के बीच टसल है। लेकिन इन सब के बीच भारत ने युआन में तेल लिया है, कुछ जहाज वहां से भारत आने वाले हैं। और डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूने इस पूरे मामले को लेकर डिटेल में हमसे बातचीत करने के लिए विदेश मामलों के जानकार जुड़ चुके हैं। ब्रह्मदीप अलूने जी, एक किसी कहानी की तरह, एक किसी रहस्यमयी कोई पात्र होते हैं उसकी तरह ट्रंप बिहेव करते हैं और हर दिन कुछ नया घटनाक्रम सामने आ जाता है। ये पूरा जो घटनाक्रम हो रहा है
समझ ही नहीं पा रहा है कोई भी कि क्या आगे होने जा रहा है। ऐसे में आपको क्या लगता है, आप अब तक के विदेश मामलों में बारीकी से एनालिसिस करते रहे हैं, कहां पर जाकर समाधान निकलेगा? देखिए, आप हारमुज को ही ले लें, जिस प्रकार से समस्या का समाधान दिखाया जा रहा है और उसमें जटिलता सामने आ रही है। हारमुज को खोल दिया गया है, लेकिन हारमुज की नाकेबंदी यूएस ने छोड़ी नहीं है और ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड ने कह दिया है कि यदि नाकेबंदी नहीं छोड़ी गई तो हम हारमुज को बंद कर देंगे। इसका मतलब बहुत स्पष्ट है कि जो मध्यस्थता के नाम पर पाकिस्तान को आगे किया गया है, तो पाकिस्तान, ईरान और अमेरिका के बीच जो गहरा अविश्वास है उसको दूर करने में बहुत नाकामयाब हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ब्रिटेन, फ्रांस जैसे जो देश है वो भी बीच में आकर उन्होंने अभी हारमुज को लेकर एक बैठक भी बुलाई है, लेकिन जब तक कोई ऐसा मध्यस्थ सामने नहीं आता जो सबको स्वीकार्य हो, तब तक ऐसी ही अस्पष्टता बनी रहेगी। और यही कारण है कि ट्रंप के विचारों को लेकर या ट्रंप के निर्णयों को लेकर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। यह युद्ध आगे कहा जाएगा। बिल्कुल, लेकिन इन सब के बीच एक बड़ा अपडेट ये भी आ रहा है कि भारत ने 7 साल के बाद ईरान से तेल खरीदा है और युआन में तेल खरीदा है। तो जरा इस पर भी हम चाहेंगे कि आप थोड़ा सा प्रकाश डालें कि ये जो नई दिशा भारत ले रहा है, क्योंकि अमेरिका ने जो हमको टाइमलाइन दी थी वो भी खत्म हो गई है। कहां पर हम जा रहे हैं आने वाले समय में? ईंधन की जो हमारी आपूर्ति है क्या फिर से ईरान के साथ स्थापित हो रही है? और इसमें एक पॉइंट मैं और जोड़ना चाह रहा हूं, ये पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जिस तरह से अब तक डॉलर में ये पूरा लेन देन चलता था जो अरब कंट्रीज है उसमें, क्या अब डॉलर रिप्लेस होता जा रहा है युआन में? क्योंकि हम देख रहे हैं कुछ और कंट्रीज जो है वो अब जो अन्य पैसे हैं, अन्य मुद्रा है, उसमें वो कर रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं। कैसे देख रहे हैं? देखिए, इसमें 2-3 चीजें। सबसे पहले तो डॉलर का रिप्लेस होना इतना आसान नहीं है, क्योंकि दुनिया में जो भी दुनिया भर में जो भी संपत्ति है या जो भी संग्रहण है वो हमेशा डॉलर में रहा है, तो डॉलर इतनी आसानी से रिप्लेस हो नहीं सकता। लेकिन ट्रंप की जो नीतियां है वो बहुत खतरनाक है और वो डॉलर को नुकसान जरूर पहुंचा रही है। जहां तक ईरान का सवाल है, ईरान ने युआन में चीन से तेल का बेचने का सौदा करके एक बार फिर अमेरिका को जो है वो आंखें दिखाई है और ईरान के इरादे इस मामले पे खतरनाक नजर भी आ रहे हैं, क्योंकि ईरान ब्रिक्स का सदस्य भी है। जहां तक भारत का सवाल है, तो आप देखिएगा कि युआन में यदि हम आयात या निर्यात की बात करते हैं तो उससे भारतीय मुद्रा को कोई नुकसान नहीं है। और यह भी देखा गया है कि जो डॉलर कूटनीति उसका दुरुपयोग कर रहे हैं ट्रंप। पहले भी हम रूस से जब तेल खरीद चुके एक आध बार, युआन में हमारा हो चुका है व्यापार जो है वो हो चुका है। तो इसको निश्चित तौर पर अमेरिका को चुनौती के तौर पर देखा जाना चाहिए और यदि भारत भी ऐसा कर रहा है तो इससे यह संदेश स्पष्ट है कि भारत भी ट्रंप की दादागिरी को झेलने के लिए तैयार नहीं है। और यदि ऐसा हो रहा है तो आने वाले समय में ब्रिक्स के जरिए दुनिया में एक नई कूटनीति के संकेत भी हो सकते हैं। बिल्कुल, मेरा सवाल इसलिए भी जरूरी था कि क्रिप्टो करेंसी के तौर पे भी कुछ देश जो है वो अब व्यवहार कर रहे हैं। बहरहाल समय मुझे रोक रहा है, लेकिन बहुत शुक्रिया डॉक्टर प्रमोदी बलूनी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरह से हालात बने हुए हैं, अब भी तनावपूर्ण बने हुए हैं, चलिए 5 का पंच की दूसरी खबर की ओर बढ़ते हैं। नारी शक्ति संशोधन बिल जो लाया गया था 131वां, वो कल सदन में पारित नहीं हो पाया। इसके पक्ष में 298 वोट पड़े, जबकि इसके विपक्ष में 230 वोट पड़े। ऐसे में अब इस पूरे एपिसोड को लेकर पक्ष और विपक्ष आमने सामने हो चुके हैं, जहां सत्ता पक्ष इसे नारी शक्ति का विरोध बता रहा है, महिलाओं के आरक्षण को लेकर उनकी आवाज दबाने के लिए विपक्ष को जिम्मेदार ठहरा रहा है। तो विपक्ष इसको लेकर डीमोनेटाइजेशन के आरोप लगा रहा है सत्ता पक्ष पर। तो दोनों आमने सामने हैं, देखिए इस रिपोर्ट। तस्वीरें दिल्ली की हैं, जहां दिल्ली की मुखिया रेखा गुप्ता काला बैंड पहनकर कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स द्वारा आयोजित नेशनल विमेन एंटरप्रेन्योर समिट में विरोध प्रदर्शन में शामिल हुई।
ये विरोध प्रदर्शन लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पास न होने के विरोध में किया गया था। दरअसल शुक्रवार लोकसभा में केंद्र सरकार को एक बड़ा झटका लगा जब सरकार द्वारा पेश किया गया 131वां संशोधन विधेयक पारित नहीं हो सका। इसे सरकार की नैतिक हार बताया जा रहा है और इस बहाने विपक्ष को सरकार पर हमला करने का मौका मिल गया है। जो सरकार की साजिश थी संघीय ढांचे को बदलने की, लोकतंत्र को कमजोर करने की, उसको हराया गया, उसको रोका गया। ये संविधान की जीत थी, देश की जीत थी और विपक्ष की एकता की जीत थी। वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार और बीजेपी संविधान संशोधन बिल के दम तोड़ने पर निराश नजर आ रही है। केंद्र सरकार का मानना है कि विपक्ष महिला आरक्षण विरोधी है और आने वाले चुनाव में महिला मतदाता विपक्ष को इसकी जवाब देगी। इतना ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण बिल महिलाओं को पार्लियामेंट और असेंबली में जगह देना, इसमें क्या आपत्ति हो सकते थे? बहाना मार करके इतना महत्वपूर्ण बिल को गिराया, ये तो मैं मानता हूं कि देश के लिए भी एक काला दिवस रहा है और ये काला दाग कांग्रेस और उनके सारे साथी हैं उन पर लग गया है जो मिटा नहीं। रुख विपक्षी दलों का रहा है। ये महिलाओं को अपमानित करने वाला है, महिलाओं को धोखा देने वाला है और ये देश के साथ भी धोखा है। और हमारी देश की माताएं बहनें इन विपक्षी दलों को कड़ी सबक सिखाएगी आने वाले समय में। ये तो हुई संशोधन बिल के पारित ना होने की, लेकिन एक गंभीर सवाल अब सरकार से विपक्ष पूछ रहा है। बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सिर्फ चुनाव में महिलाओं को छोटी मोटी प्रलोभन दे करके उनके लिए छोटी मोटी योजनाएं ला करके। आप बताइए कि जब बिल वुमेन्स रिजर्वेशन बिल जब दोनों सदनों से पारित हो चुका है तो आखिर अभी ठंडे बस्ते में क्यों है? और जो बिल पास हो करके अभी तक लागू नहीं कर पाई है ये सरकार, उसमें अमेंडमेंट्स लाने की क्या आवश्यकता थी? कुल मिलाकर बीते 3 दिनों से महिला आरक्षण बिल पर पूरे देश में चर्चा जारी है, लेकिन यहाँ ये बात जान लीजिए कि सितंबर 2023 में महिला आरक्षण बिल पास हो चुका है और बीती गुरुवार की रात को इस अधिनियम का नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। हालांकि नियमों के मुताबिक महिलाओं को 33% आरक्षण जातिगत जनगणना परिसीमन के बाद साल 2034 में ही मिल पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7। और इस बीच हमारे साथ इस विषय पर बात करने के लिए शांत प्रकाश जी जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। शांत प्रकाश जी, सबसे पहले आपसे समझना चाहते हैं कि ये जो बिल है जिस तरह से लाया गया है, इसकी टाइमिंग को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं और दूसरी बड़ी बात आपकी मंशा को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि अगर आपको लागू करना था तो आप 2023 में लागू कर देते। 543 जो सीटें हैं हमारी लोकसभा की, उस पर इसको एप्लीकेबल कर देते। अभी लाने का मकसद सीधे सीधे चुनाव से जोड़ा जा रहा है और इसको जल्दबाजी से जोड़ा जा रहा है, डिलिमिटेशन से जोड़ा जा रहा है। सुन पा रहे सर आप मुझे? चलिए दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन जिस तरह से ये बिल लाया गया है कहीं ना कहीं मंशा पर सवाल खड़े करता है और इसलिए भी विपक्ष आड़े हाथों लेने की कोशिश कर रहा है। तो पूरा मामला क्या है? देखिए, मामला 3 दिनों से लगातार इसी बिल को लेकर चर्चा हो रही है। कल वोटिंग हुई थी और इस बिल को पास कराने की भरसक कोशिश की गई, लेकिन इसके लिए जो वोटिंग का परसेंटेज 2/3 चाहिए था वो नहीं मिल पाया, जिसके बाद ये बिल पास नहीं हो पाया। 298 पक्ष में पड़े, 230 इसके विरोध में पड़े। विपक्ष साफ तौर पर कह रहा है कि इसके जरिए डिलिमिटेशन किया जा रहा है। डिलिमिटेशन होने से क्या होगा कि तमाम जो सीटें हैं वो बदल जाएगी और वो बदल जाएगी तो जाहिर सी बात है आने वाले समय में नेताओं की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो बदल जाएगी और इसका सीधा असर चुनाव पर पड़ेगा। दूसरी बात यह कि मंशा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। मंशा पर सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं कि अभी आने वाले समय में टीएमसी का पश्चिम बंगाल में जो इस बीच डॉक्टर टीना कर्मवीर हमारे साथ जुड़ चुकी है जो कि एआईसीसी की प्रवक्ता है। टीना जी, बहुत स्वागत है आपका। सवाल सबसे पहले आपसे यही है
कि आखिरकार सत्ता पक्ष पर आपको विश्वास क्यों नहीं होता, और महिला बिल अगर पास हो रहा है, ठीक है 2023 में नहीं कर पाए, अभी अगर करने की दिशा में वो आगे बढ़ रहे हैं, तो संशय क्यों है? देखिए, मैं समझती हूँ कि 2023 में जिस तरीके से बिल को पास किया गया था, और हम लोग कांग्रेस पार्टी इंडिया अलायंस के सभी साथी इस बिल के साथ थे, समर्थन में थे, तो बिल पास कर दिया गया था। लेकिन ये अभी आनंद फानन में स्पेशल सेशन किस लिए बुलाया गया था? क्या सरकार जो है सिर्फ गुमराह करती है देश की महिलाओं को? हम तो कह रहे थे कि 2023 का जो बिल है उसको लागू करिए, इम्प्लीमेंट करिए। 2024 में सब महिलाएं शामिल होती, संसद में हरियाणा से, महाराष्ट्र से, उड़ीसा से भर भर कर आती। लेकिन देखिए सरकार कितनी चालाकी करती है। ये महिला आरक्षण के नाम पर परिसीमन, महिलाओं के पीछे छुपकर जो है परिसीमन बिल लाना चाहती थी, साउथ और नॉर्थ डिवाइड करना चाहती थी। तो विभाजन की जो इनकी मंशा थी वो हम होने नहीं देंगे। हम पूरी तरीके से महिला आरक्षण के हम पूरी तरीके से समर्थन, लेकिन महिला आरक्षण का कोई मुद्दा ही नहीं था इस समय मुद्दा तो ये था कि अपनी 2029 की तैयारी कर रहे थे। ये कहते थे ना, याद होगा आपको कि हाँ इनके लिए दक्षिण के द्वार बंद हो गए हैं, ये दक्षिण का द्वार खोलना चाह रहे थे इस बिल के जरिए। हम तो कहते हैं कि अच्छा हुआ ये फैसला, क्योंकि जिस तरीके से ये महिलाओं को हमेशा से धोखा देते वो तो आपको प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि आप महिला विरोधी है, प्रोजेक्ट तो आप हो रहे हैं नेगेटिव आपकी जो जी देखिए प्रोजेक्ट हम लोग कैसे हो सकते हैं? हम भूल गए क्या पंचायती राज संस्थाओं में जो 15 लाख महिलाएं रिप्रेजेंटेटिव, वो कहाँ से हुई? वो राजीव गांधी जी का सपना था, तो आज महिलाएं सरपंच बनी। आप 2010 का बिल उठाइए, कांग्रेस पार्टी ने राज्यसभा में पास कर दिया। 2000 उसी समय इनकी माननीय स्वर्गीय नेता सुषमा स्वराज कैसे कह दिया था उन्होंने कि हाँ हम ये बिल पास नहीं होने देंगे। तो महिला विरोधी तो ये लोग हैं, महिला विरोधी ये लोग हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी है कि मणिपुर पर उन बेटियों के साथ जो अपराध। ठीक है टीना जी, हमारे साथ शांत प्रकाश जी जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। शांत प्रकाश जी, अगर आपकी नीयत साफ होती, मंशा साफ होती, तो 2023 में इसको लागू कर देते। अब जाकर 30 महीने के बाद आपको क्यों लग रहा है कि अभी इसको लागू करना चाहिए, वो भी आनंद फानन में, और जबकि आपको पता है कि अभी और 2 राज्यों में चुनाव होने बाकी है, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में? इतनी जल्दबाजी क्यों है? और विपक्ष तो साफ कह रहा है कि ये डिलिमिटेशन है। शांत प्रकाश जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? चलिए, उनसे मेरी संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है, बातचीत नहीं हो पा रही है मेरी उनसे, फिर से एक बार संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। लेकिन टीना कर्मवीर जी, आपसे भी सवाल फिर से वही आता है कि परिसीमन आप लोगों ने भी नहीं किया, आप लंबे समय तक सत्ता में रहे हैं, आखिर आप लोगों ने क्यों नहीं परिसीमन किया? आप लोगों ने क्यों नहीं इस दिशा में कदम बढ़ाया? देखिए, मैं समझती हूँ कि जिस तरीके से लगातार ये सरकार जो टैक्स पेयर का पैसा है वो खर्च करने पर उतारू है। आप बताइए कि जो स्पेशल सेशन 2023 में बुलाया, आज ये महिला आईटीसी बन गए। उस समय हमने तो उन्नाव भी देखा, हमने हाथरस देखा है, महिला खिलाड़ियों को देखा है, मणिपुर की महिलाओं को देखा है। उनका दर्द नहीं है समझ सकते थे, उनके लिए हम बार बार आवाज उठा रहे, संसद में आवाज उठा रहे, तो किसी को नहीं दिखाई दे रहा था। लेकिन ये जो नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये खुद आज देखिए तमिलनाडु का और जो वेस्ट बंगाल का चुनाव का रिजल्ट होगा तो वो तय करेगा कि ये खुद जो है अपने जो इनकी एक राजनीतिक मंशा थी उसमें ये विफल हुए, असफल हुए हैं आज। चलिए, अब लोगों के बीच आप इसको कैसे लेकर जाएंगे ये देखना होगा। बहरहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए डॉक्टर टीना जी और साथ साथ शांत प्रकाश जी। बढ़ते आगे रुक करते तीसरी खबर की ओर, जो कि भोपाल से है, जहां पर टीईटी को लेकर शिक्षकों का गुस्सा फूटा, सड़कों पर वो उतरे और एक बार फिर से अपनी आवाज बुलंद की है और सीधे सीधे सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश की है। उनका साफ ये कहना था कि टीईटी को लेकर जो रिव्यू पिटीशन दायर की गई है उसको लेकर उनकी नाराजगी है। जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर पहले ही वो विरोध दर्ज कर चुके हैं। राजधानी में एकत्रित होकर सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की है। शिक्षकों की मांग है कि भर्ती नियमों में बदलाव किया जाए, विवादित फैसले वापस लिए जाए। प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों ने साफ चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती है तो आने वाले दिनों में उग्र आंदोलन किया जाएगा। तो टीईटी का पूरा मामला है क्या? टीईटी का मामला दरअसल ये है कि जो शिक्षक वर्तमान में पढ़ा रहे हैं उनको 2 साल के अंदर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट देना होगा और इसी वजह से उनकी ये नाराजगी सामने आ रही है, क्योंकि वो ये टेस्ट नहीं देना चाहते हैं और इस बात को लेकर बारंबार वो अपनी बात रख चुके हैं और अब उनका गुस्सा सड़कों पर फूटा है, सड़कों पर वो उतरे हैं, सरकार को वो घेर रहे हैं।
तो उग्र आंदोलन करने की चेतावनी भी वो दे रहे हैं। और इधर छत्तीसगढ़ में भी शालेय शिक्षक संघ के जो शिक्षक है वो परेशान है जनगणना को लेकर। वो क्यों परेशान है? क्योंकि देखिए अभी आपको पता ही है कि जिस तरह से गर्मी की छुट्टियां दे दी गई है 1 महीने के लिए लगभग, जिस तरह से मौसम में बदलाव हुआ है, तापमान में इजाफा हुआ है, इस बीच उनको जनगणना करने के लिए कहा जा रहा है तपती धूप में। और इसी बात को लेकर उन्होंने नाराजगी जाहिर की है कि इतनी तपती धूप में हम किस तरह से जनगणना करेंगे और डोर टू डोर जाकर लोगों से कैसे मिलेंगे। यही उनके सामने एक मुश्किल नहीं है, एक मुश्किल और भी है। कर्मचारियों के पास एंड्रॉयड मोबाइल में 12.0 वर्जन का सॉफ्टवेयर होना अनिवार्य है, यानी कि जो लेटेस्ट वर्जन है वो होना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे भी शिक्षक हैं जिनके पास पुराने फोन हैं, उस पर वो काम कर रहे हैं और उससे वो काम वो नहीं कर पाए। तो इस बात को लेकर उन्होंने नाराजगी जाहिर की है। कहा कि एक तरफ छुट्टियों में स्कूल बंद कर दिए गए तो दूसरी तरफ फील्ड पर उनसे काम करने के लिए कहा जा रहा है, जिससे वो नाराज है। 1 मई से जनगणना शुरू होनी है जिसमें शिक्षकों की ड्यूटी लगनी है। तो देखिए शिक्षकों की ड्यूटी हर जगह पर लगाई जाती है, और चाहे वो मतदाता कार्ड बनाने को लेकर हो या फिर जनगणना को लेकर हो या कोई अन्य काम हो, अक्सर उनकी ड्यूटी लगाई जाती है और उनको 2-4 समस्याओं से होना पड़ता है। और 5 का पंच की 5वीं और आखिरी खबर पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई है और छत्तीसगढ़ से भी जुड़ी हुई है। छत्तीसगढ़ से क्यों जुड़ी हुई है? क्योंकि बिलासपुर संभाग से 16 नई ट्रेनें चलाई जा रही है पश्चिम बंगाल के चुनाव के लिए। बहुत से ऐसे रहवासी पश्चिम बंगाल के हैं जो छत्तीसगढ़ में भी काम करते हैं और उनके लिए स्पेशली ये ट्रेनें चलाई जा रही है। कुछ ट्रेनें तो चालू हो चुकी है जो कि स्पेशल ट्रेनों के नाम से चल रहे हैं, और कुछ ट्रेनें ऐसी जो कि चलाई जाएगी। तो 23 और 29 अप्रैल को मतदान होना है पश्चिम बंगाल में। और बड़ी बात यह है कि पिछले 1 हफ्ते से हावड़ा रूट की जो ट्रेनें हैं वो बिल्कुल समय पर चल रही है। अमूमन ऐसा होता नहीं है, लेकिन इस बार ऐसा हो रहा है, तो ये एक अच्छी खबर है। और ट्रेनें जो चलाई जा रही है वो इसलिए चलाई जा रही है ताकि ये लोग भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकें। लेकिन मताधिकार की जब बात आती है तो नाम उन लोगों का भी आता है याद जहां पर 34 लाख मतदाताओं के नाम जो है वो इस लिस्ट से हट गए हैं जब एनआरसी किया गया। 6 करोड़ 70 लाख मतदाता है पश्चिम बंगाल में जो कि अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहते थे, लेकिन बहुत से ऐसे मताधिकार का प्रयोग नहीं कर पाएंगे जो कि एसआईआर में जिनका नाम कट गया है। तो 34 लाख इनकी संख्या है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर सुनवाई भी हुई थी और उनको ट्रिब्यूनल अपील करने के लिए कहा गया है, जो कि इलेक्शन के बाद भी सुनवाई होती रहेगी। तो इसी के साथ 5 का पंच में फिलहाल के लिए इतना ही। ताजा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए INS 24 चैनल के साथ। नमस्कार।